We also have to remember that the UID is a project where even the basic tests, you look at the Punjab MOU, they have a revised MOU after the original MOU, both are more or less the same. You'll find that they say that the state government must, under this MOU, help us with proof of concept studies and pilot tests. They are still in the process of figuring out whether this will work or not, even before they know it. And let me say this, that in authentication, the UIDAI, the mission director has himself openly admitted in an interview. But let me just say this, in an open interview, that authentication may not work for the poor. We may manage to enroll them, but they may not be able to authenticate themselves because fingerprints are difficult. Right. On this note, I'll just take a short break over here. यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी. ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है. हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आधार कार्ड फायदेमंद साबित होगा या नहीं. श्री कृष्णा, आपकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन सबसे पहले जानना चाहेंगे. आधार सरकार जो आधार प्रोजेक्ट ला रही है वो निराधार है और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं. संसद की संसदीय समिति वित्त कह रही है. उसने अपने 13 दिसंबर 2011 की रिपोर्ट को जो कि संसद में पेश किया, ये बताया कि आधार प्रोजेक्ट निराधार है और दिशाहीन है. उसने बताया कि बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट करना सरकार के कानूनी अधिकार क्षेत्र में नहीं एक रिपोर्ट में बात कहनी और उसको एक्सेप्ट करनी दोनों अलग अलग चीजें हैं. से सरकार का आधार संसद है और इस प्रोजेक्ट का आधार संसद की सहमति है. इसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि ये आधार प्रोजेक्ट निराधार है और ये डाटाबेस जो कलेक्ट किया जा रहा है, ये एक डाटाबेस स्टेट, एक सर्वेलेंस स्टेट की इमरजेंस का कॉल है, एक तरीके से बिगिनिंग है. और हम लोग देख रहे हैं कि ये आधार प्रोजेक्ट अपने आप में आइसोलेशन में नहीं है. ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जुड़ा हुआ है. आधार फॉर्म जो लोगों ने भरा है, उस फॉर्म का 7वां नंबर बताता है कि ये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी इसमें है. तो ये गृह मंत्रालय का भी प्रोजेक्ट है. आधार परियोजना लागू करने वालों ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से भी जुड़ा हुआ है और फेडरलिज्म और सिटीजन. तो आपके हिसाब से ये जो डेटा है, आप इस बात से घबराते हैं कि ये काफी जगह पे शेयर किया जाएगा? नहीं, हम इस बात से घबराते हैं कि संसद की अवमानना ऐसी क्यों? संसद से सहमति के बिना सरकार की वैधता क्या है? जी, क्या यही आपके ऑब्जेक्शंस हैं? और नहीं, सरकार, ये संसदीय समिति ने हम लोग के सारे ऑब्जेक्शंस को इंडोर्स किया है. तो इट इज फॉर द मीडिया, फॉर द सिटीजन्स टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट. इट इज अवर पार्लियामेंट्री कमिटीज रिपोर्ट which says that this project does not have a constitutional, legal or parliamentary mandate to undertake this project. जी, इसके अलावा आपकी कोई ऑब्जेक्शन? तो हमारे ऑब्जेक्शन बहुत सारे हैं. आपने आइडेंटिटी प्रूफ के बारे में बात की कि ये इससे आइडेंटिटी मिलता है. जब आप वोट डालने जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन एडवर्टीजमेंट देता है कि आपके पास वोटर आईडी नहीं हो तो 15 और आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं. जी, तो ये 16वें आइडेंटिटी प्रूफ की कौन सी कंपेलिंग लॉजिक पैदा है? अगर उन 15 में से किसी के पास 15 में से एक भी नहीं है तो उसके लिए ये फायदेमंद नहीं है. चाहिए जो कि सिटीजनशिप प्रूफ करे, नागरिकता प्रूफ करे, क्योंकि ये सारे वेलफेयर सर्विसेज नागरिकों के लिए होते हैं, रेसिडेंट्स के लिए नहीं. क्या वोटर आईडी कार्ड दिखाने से आपको आपके लिए जो पब्लिक स्कीम्स, आपकी बेनिफिट के लिए जो पब्लिक स्कीम सरकार चलाती है, क्या वो आप तक पहुंचती हैं? क्या यूआईडी से वो पब्लिक सर्विसेज मिलेगी? कहा जा रहा है. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो सर्विसेज सिटीजन्स के लिए हैं. जी. और यूआईडी तो ये प्रूव करता है कि रेसिडेंट है आप. ये तो प्रूफ ही नहीं करता है कि ये आप नागरिक. तो इसका मतलब ये कि वो रेजिडेंट्स को भी इसमें लेके आ रहे हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि सिटीजन्स के लिए नहीं है. अगर वो कह रहे हैं कि ये रेजिडेंट्स के लिए नहीं, ये हमारा क्लेम नहीं है, उनका कंटिन्यूअस क्लेम जो कि बार बार डिबंक किया गया है. पहले ये कहना कि ये वॉलंटरी है, फिर ये कहना कि ये रेसिडेंट्स के लिए है, फिर अब अचानक सबको ये भी कम्युनिकेट करना कि ये सिटीजनशिप भी इसके अंदर आ जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के जरिए. तो आप परत दर परत आपकी झूठ और आपकी पोल खुलती जा रही है और संसदीय समिति की रिपोर्ट इसका ऊपर अपना इंडोर्समेंट करती है कि इसमें बहुत कुछ गड़बड़ है. और अभी 2 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी ने कहा कि इस बार के बजट में जो एलोकेशन किया गया आधार के लिए, वो एलोकेशन कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कंटेम्प्ट ऑफ सिटीजन राइट्स है.
मैं उषा जी के पास आऊंगी। देखिए 60 सालों में हमारे पास कोई ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं था। हम कह रहे हैं कि हमारे पास 15 और आइडेंटिफिकेशन, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, आपका बैंक का जो भी प्रूफ होता है, अकाउंट्स का प्रूफ होता है, मगर इसका रिजल्ट ये भी तो रहा है अब तक कि जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए जितनी भी स्कीम्स चलाई जा रही थी वो भी लोगों को सही मायने में नहीं पहुंची हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसके साथ कहीं ना कहीं तो फायदा होगा? See, two things I think need to be mentioned. First is that actually this is an untested project. Right. To the extent that it's been tested, it doesn't pass. I mean, otherwise you tell me, will a coriander get a UID number if the test has actually been passed? I don't think the Election Commission ever gave coriander. Your newspaper. जो प्रोसेस है कलेक्शन का उसमें फ्लॉ है ना? Which is a very big thing, because you know the point is when my name is there, when my address is there, when my gender is there, when my date of birth is there, I can see it and I know whether it is all right or not. There is a report which the New Yorker had done, because they allowed the New Yorker reporter to go in and watch the process, and because of the complaints that were coming, they have a system now jahan par monitor is kept there. A person sits in front of that and he sees about 5,000 enrollment forms in a day to see whether it just prima facie, on the face of it, whether it matches or not. And they found that about 300 seem to be on the face of it flawed out of 5,000 on a given day, and that's just on a prima facie. So you can imagine the extent of error that you're talking about. But correction ki gunjaish. No, hang on. The point is that if our problem is that none of our schemes have worked, then we should be looking for something that's a little more perfect than our other schemes, firstly. Secondly, I don't know if you've seen how the poor are supposed to enroll themselves. For the poor and for those whose whatever ID they have also doesn't get accepted. Many of them have voter ID cards. I have actually watched the enrollment process, where when you're poor and particularly if you're homeless and if you're a migrant, it's not enough for you to just have the card. You must have an introducer. And the introducer does not know you. I absolutely agree with you, but जब वोटर आईडी कार्ड्स भी इशू होने शुरू हुए थे तब भी बहुत लोगों को ऐसी दिक्कत आती थी। इट्स अ मेल, इज 34 years old, मगर उसका जब वहाँ पे जो सेक्स लिखा जाता था वो फीमेल। करेक्ट। तो जब आप वोट डालने जा रहे हैं तो you can see that, right? You can see that on your card. You can go and correct it. What do you do when your biometrics are wrongly placed? And you're stuck with it. You should hear the people on the project speak about it, and you should read the literature on it to see that they say you make sure that everything is perfect. Otherwise, you're going to be in trouble. Biometrics change your name and your address. कैसे है आपके हिसाब से? आप उसको कैसे? Okay, it's not even my hisab. It's the Director General, when he spoke, he said, when you capture the fingerprint, right? If you keep the fingerprint in a certain way and you roll it in a certain way, it captures it in one way. Now later when you go to authenticate, you have to keep it in exactly the same way. Otherwise it's not going to authenticate it exactly like that. So the kinds of problems that can come with it are numerous. Secondly, if you watch the enrollment process, you'll find that for many of those people, initially they planned only to have fingerprints. Then they added the iris scan, which was completely untested. Even to the extent fingerprints have been tested, iris scan had not been tested. For the fingerprints, they found that 2 to 5% of the 25,000 small sample that they had taken, they did not have any fingerprints that worked. So they said, okay, you take iris scan also. Now they've taken iris scan too. Right. So people go, give their fingerprints. If it doesn't work, after 4 times it takes it, so long as the iris scan works. But for authentication, it's only a fingerprint. But it's only, this is a prescription for exclusion and not for inclusion. Right, I understand. It's not only for the UID. Just imagine for a couple of minutes that I'm totally illiterate when it comes to UID cards or when it comes to biometric data. But when, in another department also, when we apply for a visa or when somebody is planning to go abroad, correct, then also at every step there's a biometric data which is collected. That can also falter then? Yes. In fact, if you look at the way it is used, why do they take it every time you go? Because the next time you go, it might not be in exactly the same way. How do they use it? They use it for an emergency. They don't use it for every day. And it is never the only identifier. When you use a fingerprint in court cases and things, for instance, you can't just use a fingerprint as evidence.
You have to have something else प्रोफेसर backing it. मंजीत सिंह, तो आपने इन दोनों को सुना अभी, राइट? एंड आपके हिसाब से अगर इन चीजों के ऊपर हम गौर करें तो उस हिसाब से हम जो भी स्कीम्स बनती हैं, जैसे हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, प्राइमरी जो भी सर्विसेज होती हैं, उनके ऊपर पे कैसे ध्यान दिया जा सकता है? उनको कैसे उनके जो हकदार है वहां तक पहुंचाया जा सकता है, अगर ये भी चीज जो है वो कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है? हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पहले आइडेंटिफिकेटरी मार्कर्स थे, जहां जो उनकी आइडेंटिटी थी, उसकी पुख्ता ना होने की वजह से हमारी डेवलपमेंट की स्कीम्स कामयाब नहीं हुई। ये तो बात गलत है। ये हम किस आधार पर मान के चल रहे हैं कि लोगों का पता नहीं था कि कौन कहां कैसा है, इसलिए जो है सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर नहीं कर पाए। अब क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पक्का पुख्ता हो जाएगी, अब अगर हम मान भी लें, तो फिर अब जो है डेवलपमेंट, मेरा ख्याल है कि इसमें कहीं गैप है। जिस तरीके से हरीडली अभी एक्ट भी पास नहीं हुआ, उसको वापस कर दिया इसका यूआईडी वाला राज्यसभा में, और मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा इसको सोचना चाहिए था, लोगों की राय बनानी चाहिए थी। तो ये किसी भी तरह से प्लानिंग में मदद नहीं कर सकता? सितंबर में इसकी विरोधता कर रहा है, होम मिनिस्ट्री इस पर क्वेश्चन उठा रही है। सिंपली जो सबसे ज्यादा जोर अगर लगा रहे हैं तो प्लानिंग कमीशन लगा रहा है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अंडर के काम कर रहा है। ने तो अपनी जो ऑब्जेक्शन थी उन्होंने तो ही हैज एक्चुअली गिवन अप ऑन दिस। He said, okay, you take 50%, I take 50%. What about our citizens? It's like there are two turfs. There is the Nandan Nilekani turf and the Chidambaram turf. I'm sorry, but citizenship is a turf, you know. और मुझे ये लगता है कि डेवलपमेंट का जो आधार होना चाहिए वो ये वाला आधार नहीं होना चाहिए, वो लोग होना चाहिए। और उसके यूनिट्स हैं, उसकी लोकल बॉडीज हैं, उसके लिए हमारे पास एक्ट हैं। वो एक्ट बहुत डिटेल्ड हैं, डिटेल्ड मैनर में। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको साथ लेके, क्योंकि वहां कोई भी चांस नहीं है, ग्राम सभा में कोई चांस नहीं है कि कौन किसका उसका कोई किसी को कोई गलती लगे कि किसको क्या देना है, कौन दलित है, कौन नहीं दलित है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। वाई डोंट दे यूज ग्राम सभा एज ए आइडेंटिफिकेशन मार्कर रादर देन दिस यूआई? हमारा जो शो है वो खत्म होने को आ रहा है, बट मिस्टर कृष्णा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की जगह पर होते या नंदन निलेकनी की जगह पर होते तो आप इसको कैसे डिफरेंटली, उनसे कैसे डिफरेंटली इसको आप बनाते हैं? इसको नहीं, मैं संसद का सम्मान करते हुए, जैसा प्रोफेसर मंजीत सिंह ने कहा, बिल रिजेक्ट हो गया है तो प्रोजेक्ट पर हॉल्ट लगाने का एक लॉजिकल कंपल्सन क्रिएट होता है जी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वो आधार के फॉर्म में ही है, वो बताना बहुत जरूरी है कि फॉर्म में कॉलम नंबर 9 कहता है कि आपने जो भी सूचना इकट्ठा की है वो किसी दूसरे वेलफेयर एजेंसी को हैंडओवर की जा सकती है जी। आपकी सूचना, देश के नागरिकों की, देशवासियों की सूचना किसी और को क्यों हैंडओवर की जा सकती है? मगर अगर एक ही कंट्री की वो स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, अगर वहां पे ये हैंडओवर डेटा है दूसरे देश की कंपनियों को, L1 आइडेंटिटी सोल्यूशन को, एक्सेंचर को, सैगम मार्फो को, जिसके देश का नाम भी नहीं बता रहे हैं ये, और हम सर्च करके पता करते हैं। One quick thing that, you know, in the 1990s we brought in the panchayats as a tier of government, and said that's where we will bank on what will happen. In the first decade of this century, we said RTI. Now this is trying to negate both. And that is completely, as a democracy, I think it's unacceptable. I think we need more time for this. मगर मैं माफी चाहूंगी मिस्टर कृष्णा, हमारे पास वक्त जो है वो बिल्कुल खत्म हो रहा है यहाँ पे। आप सब स्टूडियो में आए और इसके ऊपर डिस्कशन की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के एक तबके में आधार कार्ड को लेकर कुछ शुबा है, जो शायद वाजिब भी है। शायद प्रोजेक्ट शुरू करते वक्त ही इन शंकाओं को दूर किया जाना चाहिए था। अब जब ये परियोजना पूरी होने के कगार पर है तो तब्दीलियों की गुंजाइश कम ही लगती है। हाँ, इतना हो सकता है कि सरकार पारदर्शी तरीके से जनता की इन शंकाओं को दूर करे। इसी के साथ हम आज का प्राइम यहीं खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।